नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, हमें आपकी बहुत सारी ईमेल्स मिलती हैं और फिर समय समय पर जब आप हमें सोशल मीडिया पर संपर्क करते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि आपकी वास्तु में रुचि बढ़ रही है और फिर आपके जो सुझाव आते हैं उनको हम पल्लवी जी तक, हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट तक लेकर के पहुंचते हैं। इस साल की शुरुआत से बहुत से लोगों ने हमें लिखा है कि भाई हमारे साथ स्वास्थ्य संबंधित परिस्थितियां बनी हुई हैं और कुछ की पिछले साल से ही लगातार बनी हुई हैं। ये क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस बनी हुई हैं। अब आप ही का सवाल जब मैं अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावाड़ा जी तक लेकर के पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, मेडिकल के कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक स्तर पर और वास्तु के स्तर पर भी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उसमें भी कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है स्लीपिंग डायरेक्शन से भी जुड़ी बातें हों। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम उनसे चर्चा करेंगे स्लीपिंग डायरेक्शन, हेल्थ कंडीशन एंड वास्तु पर। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज का जो विषय है दर्शकों का ही विषय है, क्योंकि उन्हीं के सुझाव पर मैं लेकर के आया। आपसे ऑफ कैमरा बात हुई, आपने कहा कि हो सकता है कि देखिए कारण बहुत सारे हो सकते हैं, व्यक्ति दर व्यक्ति, परिवार दर परिवार, उनका रहन सहन कैसा है, लेकिन एक कॉमन स्तर पर आपने कहा कि विकास हो सकता है कि ये कोई स्लीपिंग डायरेक्शन का भी इश्यू हो। तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई पर्टिकुलर एक फैक्टर नहीं होता है। अगर फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसके आसपास का बहुत सारे रीज़न उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम हर तरह के रीज़न को ज़्यादा फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं ताकि हम प्रॉब्लम से दूर रह सकें। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी को बाय बर्थ यानी कि पैदाइशी होता है, उनकी अपनी फैमिली हेरिडिटी की वजह से हेल्थ इशू होते हैं, कई बार उनकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से कुछ एज के बाद आ जाते हैं। यहाँ पे जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं, और मैं 1989 से इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, जब किसी का घर विज़िट करती हूँ और जब पहला क्वेश्चन आता है कि भैया घर का जो ऑनर यानी कि मुखिया होता है तो पति पत्नी की स्लीपिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए, बच्चों की कैसे होनी चाहिए, घर में पेरेंट्स वगैरह बुजुर्ग है तो उनकी कैसे होनी चाहिए, और गेस्ट रूम कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का एक तरीका समझाना चाहूँगी कि जब वास्तु कंसल्टेंट के साथ किसी की स्लीपिंग पोजीशन के बारे में डिस्कशन होता है तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल ये देखते हैं कि पति पत्नी के बारे में मास्टर बेडरूम की बात चलती है, सिंगल मदर के बारे में बात चलती है, तो जो वहाँ पे घर का मुखिया, घर के ऑनर वहाँ पे सोते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके लिए सही डायरेक्शन क्या होगी। कई बार ये चैलेंज होता है कि पति पत्नी का डायरेक्शन चार्ट एक दूसरे से अपोजिट होता है, कंट्रोवर्सी होता है, दोनों की लकी दिशा, दोनों की अच्छी हेल्थ की दिशा भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उनकी सबसे अच्छी हेल्थ की डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से उनको स्लीपिंग पोजीशन को सजेस्ट किया जाता है। जो उनका स्टेबिलिटी का कॉर्नर होता है उसको ध्यान में रखकर मास्टर बेडरूम का सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा है कि साउथ वेस्ट ही आइडियल डायरेक्शन है मास्टर बेडरूम के लिए। सोने की दिशा जो है वो कोई भी हो सकती है, मतलब लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो ये बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि मास्टर बेडरूम पति पत्नी की स्टेबिलिटी डायरेक्शन को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया जाता है। स्लीपिंग पोजीशन उस बेडरूम के अंदर उनकी हेल्थ डायरेक्शन और हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया जाता है। अब जहाँ पे हमारे पास कोई व्यक्ति होता है, एक परिवार होता है, तो वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू जाना बहुत आसान होता है। बच्चों के लिए भी सेम लॉजिक होता है कि बच्चों के अपना जो करियर कॉर्नर होता है उसके हिसाब से उनका बेडरूम सिलेक्ट किया जाता है और उनकी अपनी हेल्थ डायरेक्शन के हिसाब से स्लीपिंग पोजीशन को चूज़ किया जाता है। बुज़ुर्गों के लिए वास्तु कंसल्टेंट के लिए बात कैलकुलेशन की ऐसे होती है कि ज़्यादातर हम ये इच्छा रखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे घर में स्वस्थ रहे, सलामत रहे, और उनको वहाँ पे कोई ज़िम्मेदारी की ज़रूरत नहीं होती है, बट बस परिवार के साथ वो खुशहाल रहे। तो उनके लिए ये देखा जाता है कि उनके हेल्थ कॉर्नर के हिसाब से बेडरूम का सिलेक्शन किया जाए और उन्हीं के हेल्थ कॉर्नर के हिसाब से, या उनके फ़िलहाल कोई हेल्थ इशू हो तो उसको ध्यान में रखकर उनकी जो स्लीपिंग पोजीशन यानी कि बेड पोजीशन है उसको सिलेक्ट किया जाए। मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए एक सिंपल केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले टेम्पा से मुझे मेरे क्लाइंट का कॉल आया। उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, उनके पिताजी इंडिया में थे और उनके कुछ हेल्थ इशू थे।
तो क्वेश्चन ये था कि उनके पिताजी को यहाँ पे यूएस में लाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इस तरह के हेल्थ कंडीशन में। तो मेरे क्लाइंट ने उनको बोला होगा कि मैं पल्लवी के साथ बात करके आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जानने वाले या कोई भी अननोन पर्सन को हेल्प की जाए ताकि उनकी हेल्थ सलामत रहे। तो उन्होंने अपने डैड की, मेरे को डेट ऑफ बर्थ थी, मैंने डैड के हेल्थ इशू देखे, मेरे को लगा कि अभी फ़िलहाल उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है, 2024 और 25 2 साल का। तो मैंने कहा कि 17 वर्ष मतलब इतनी लंबी जर्नी उनके लिए इस कंडीशन में करना मुझे सही नहीं लगता है। अगर आप जा सकते हो उनको मिलने के लिए तो आप वहाँ पे चले जाओ उनको यहाँ पे बुलाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर किसी वजह से 10-15 दिन के बाद वापस कॉल आया और बोला कि मेरे मदर यहाँ पे है, डैड इंडिया में है, वो चाहते हैं कि एक बार लास्ट टाइम वो आके मेरा घर देख सके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरे को आप छोटी छोटी वास्तु की टिप्स के लिए तो आप बहुत ही फेमस हो, छोटी छोटी टिप्स देते हो, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ ऐसी टिप्स दीजिए कि ड्यूरिंग अ ट्रिप उनकी हेल्थ सलामत रहे और यहाँ पे वो 6 महीने तक रहेंगे। तो 6 महीने जब तक रहते हैं मेरे घर का जो रूम सिलेक्शन है वो उनके हिसाब से ऐसा हो ताकि मेरे डैड की हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहे। वैसे डेट ऑफ बर्थ से ये सही नहीं आइडिया था कि उनको यहाँ पे बुलाए और उनको रखे, बट किसी वजह से वो फोर्स कर रहे थे। तो मैंने उनको छोटे छोटे कुछ टिप्स उनके डैड की हेल्थ के हिसाब से कहा कि भैया आप यहाँ से जब आते हो, उनके साथ 2 लोग भी आने वाले थे जो उनके केयर टेकर थे, जो उनको इतने टाइम से संभालते हैं। तो वो सब प्लानिंग शुरू हो गया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि व्यक्ति दर व्यक्ति तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से बताना आसान हो जाता है, लेकिन आम तौर पे अगर आप अपने लिए बेडरूम सिलेक्शन करने के बाद आपके दिमाग में ये बात है कि स्लीपिंग पोजीशन किस तरह की आइडियल होनी चाहिए और फिलहाल आप किसी भी एज ग्रुप के हिसाब से या कोई भी हेल्थ इशू के साथ जूझ रहे हैं, तो इसमें आपको आज के प्रोग्राम में दिए जाने वाली हर छोटी छोटी टिप्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे हम बात सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन की नहीं कर रहे हैं। स्लीपिंग पोजीशन के साथ जो आपके क्रॉनिक हेल्थ इशू है, जो आमतौर पे हमारी लाइफ में हमारे लोगों में सामान्य तौर पे आमतौर पे दिखाई देते हैं जी, उसकी भी छोटी छोटी टिप्स मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। पूरा जो शो है वो हेल्थ इशू एंड स्लीपिंग पोजीशन के बारे में ही बना रहेगा। जी। अब पल्लवी जी, हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि भाई जब आदमी मिड एज में होता है या वृद्ध अवस्था में होता है तो स्वास्थ्य के साथ तो कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ बनी ही रहती हैं, लेकिन इसको समझना, अगर इसकी गहराई में जाएँ, आज के दौर में ऐसा नहीं है कि कुछ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस केवल और केवल मिड एज या बुज़ुर्गों के साथ ही बनी हुई हैं, सीनियर्स के साथ ही बनी हुई हैं। अगर आप देखें तो बच्चों के साथ भी कोई एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, कभी वो बच्चे भी बोलते हैं कि सर में दर्द हो रहा है। उनके साथ मेंटल हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, एंजाइटी को लेकर भी बनी हुई हैं। इसको चलिए और बेहतर समझते हैं कि किस तरह से तालमेल जो है स्लीपिंग पोजीशन कहें या स्लीपिंग डायरेक्शन कहें और हमारी जो क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस के साथ एक समांतर स्तर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं और सभी उम्र वर्ग को इस दायरे में लेकर के चलते हैं, अपने साथ लेकर के चलते हैं। किन किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं दिशाओं के माध्यम से। हमारे पास 8 डायरेक्शन है, 4 कार्डिनल दिशा है, 4 कंपास के अनुसार सब कार्डिनल दिशा है। तो किसी भी दिशा के घर में जाते हो, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी रिलीजन के साथ आप बिलोंग करते हो, लेकिन आपको अपने घर में कंपास के थ्रू यही 8 डायरेक्शन मिलने वाली है जिससे आपको अपनी स्लीपिंग पोजीशन डिसाइड करनी होती है। तो यहाँ पे हम एज ग्रुप के साथ, हेल्थ इश्यू के साथ और डायरेक्शन के साथ बात करते हैं कि जिन लोगों को फ़िलहाल किसी भी वजह से कुछ खास तरह की हेल्थ समस्या है, उनको समांतर स्तर के वास्तु नियम के अनुसार किस डायरेक्शन में स्लीपिंग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। रूम सिलेक्शन के लिए फ़िलहाल आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन स्लीपिंग पोजीशन को भी अगर आप सही तरीके से, यानी कि अगर आप अपनी बेड पोजीशन को सही तरीके से अपनी दिशाओं के हिसाब से अगर आप रखते हो तो आपकी हेल्थ समस्या बढ़ेगी नहीं और वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे हेल्थ में बेनिफिट होने की संभावना है। मैंने इतने सालों में अपनी केस स्टडी में हेल्थ इशू के साथ रिलेटेड काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। वो अपनी मेडिकल एडवाइस लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ वास्तु के टिप्स को भी अपने घर में अप्लाई करते हैं ताकि उनकी हेल्थ समस्या में उनको पॉजिटिव रिजल्ट और चेंजेस, सुधार जल्दी दिखाई दे। जी, चलिए इन ये 8 दिशाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और फिर सब कार्डिनल दिशाएं आ जाती हैं। इनको समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा जब आप हमें गाइड करें, ये भी ध्यान रखें कि हम सभी तरह के घरों की बात कर रहे हैं, वो फिर चाहे अपार्टमेंट्स हो, टाउन होम्स हो और सिंगल फैमिली होम हो,
भले वो 1500 रेंटल स्क्वायर हो या फुट उनका खुद रेंटल हो, ओन करता हो, फिर वो चाहे 1500 स्क्वायर फुट का हो या 15,000 स्क्वायर फुट का हो, थोड़ा उस लिहाज से हमें गाइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोगों के मन में ये धारणा है कि भाई मेरा तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, मेरे पास चीज़ें सीमित हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप दिशाओं को समझ लें, जैसे पल्लवी जी अक्सर कहती हैं कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल ले, अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, दिशाओं को समझ लें, फिर वो मायने नहीं रखता कि आप 1 बेडरूम में हैं या 10 बेडरूम के घर में हैं, आप उसका अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं। पल्लवी जी बिल्कुल सही कहा विकास जी आपने। यहाँ पे बात हम इवन आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो, स्टूडेंट है, डोम में रहते हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, खुद का घर हो, यहाँ पे बातें जो ब्रेकडाउन हो रही है वो डायरेक्शन और हेल्थ इशू के बारे में है। और साथ में मैं आपको कुछ एज ग्रुप की समस्याओं के बारे में भी बताना चाहूँगी कि स्लीपिंग पोजिशन से पहले आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पल्लवी जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार इस विषय को और विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे, आपसे बेहतर तरीके से समझेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावड़ा जी से स्लीपिंग डायरेक्शन, हेल्थ कंडीशन एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले जो मेरा आखिरी सवाल था उसी को मैं चाहूँगा अगर आप थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाएं तो दर्शकों को और बेहतर समझ आएगा। जैसे किसी भी तरह की डायरेक्शन में वास्तु अनुसार आपकी स्लीपिंग पोजीशन को डिसाइड करने के लिए वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार ये देखा जाता है कि जिस दिशा में आप सर रखकर सोते हो उसका एलिमेंट और आपके बॉडी के अंदर भी जो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं उस दोनों एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टिव ना हो। जो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे शरीर की रचना में हमारे जो सर का हिस्सा है वो हमारा नॉर्थ पोल माना जाता है और पैरों का हिस्सा है उसको साउथ पोल माना जाता है। अगर हम पृथ्वी के ग्लोब यानी अर्थ के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी का जो टॉप हिस्सा होता है, उपला हिस्सा होता है, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ पोल माना जाता है। तो जब नॉर्थ और नॉर्थ इकट्ठे हो जाते हैं यानी कि आपकी सोने की रचना ऐसी है कि आपका सर नॉर्थ दिशा में जाता है, तो आपके सर का नॉर्थ पोल और अर्थ का, यूनिवर्स का नॉर्थ पोल दोनों अगर साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तो जो सेम ऊर्जा होती है वो इकट्ठी होकर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से हर कोई व्यक्ति के लिए जो स्लीपिंग पोजीशन के बारे में बताया है उसमें खास करके उस दिशा का एलिमेंट और आपके कोई भी तरह के हेल्थ इशू या आपके कोई भी तरह के अलग अलग तरह की समस्या से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं कि किस तरह की एनर्जी को आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो या वहाँ पे आप किसको बैलेंस करना चाहते हो, उसको ध्यान में रखकर ये बातों को बताया जाता है। जैसे आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग तरह की व्यक्ति की प्रकृति होती है। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो कहा जाता है कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर कोल्ड प्रकृति बहुत ज़्यादा हो गई। अलग अलग तरह के पित्त प्रकृति के बारे में हम जानते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स वगैरह अलग अलग तरह के, कोई भी तरह के आपके डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ इशू हो तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इसका पित्त प्रकृति का मतलब होता है कि इस व्यक्ति को बार बार अलग अलग तरह के डकार आना, एसिड रिफ्लक्स होना, अलग अलग तरह की डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड पित्त प्रकृति की समस्या है। वायु प्रकृति यानी कि गैस हो जाना, उस बातों को हम जानते हैं कि इनको बार बार अलग अलग तरह के स्टमक से रिलेटेड हेल्थ इशू के चांसेस है। तो ठीक उसी तरीके से अलग अलग तरह के बॉडी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से उनके एलिमेंट को ध्यान में रखकर दिशाओं का सजेशन दिया जाता है। वास्तु प्रिंसिपल का लॉजिक सिर्फ ये होता है कि एक ही एलिमेंट साथ में नहीं होना चाहिए, वो अपोजिट हो सकता है ताकि हम दिशा को आसानी से बैलेंस कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन वास्तु दोष के बारे में। वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिलीजन के साथ अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो नॉर्थ में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। ये एक कॉमन वास्तु प्रिंसिपल का नियम है जो हर एक के लिए लागू होता है। खास करके हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको किसी भी वजह से डिप्रेशन का इशू है, कोई भी तरह के उनके मेंटल हेल्थ इशू है या बार बार उनको एंजाइटी होती हो, वो बार बार छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस आउट हो जाते हो। ऐसे तमाम तरह के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को, लेकिन इस तरह की समस्या के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को एक सिंपल वास्तु टिप्स मैं आज के प्रोग्राम से देना चाहूँगी कि किसी भी वजह से किसी भी कमरे में नॉर्थ फेसिंग सर रखकर उनको नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे ये बात आप समझिएगा कि आम वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से भी नॉर्थ फेसिंग सर रखकर किसी भी कीमत पे नहीं सोना चाहिए, लेकिन जिनका बार बार नेगेटिव थिंकिंग हो जाता हो, जिनका अपने स्वभाव के ऊपर, अपने
एंगर के ऊपर कंट्रोल ना हो, किसी भी वजह से वो बहुत ही लोनली फील करते हो, डिप्रेस रहते हो, छोटी छोटी बात में एंजाइटी या स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हो, ऐसे तमाम लोगों को नॉर्थ में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। और उसी के साथ साथ दूसरी दो सब कार्डिनल डायरेक्शन, जो कि हम इसको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वो तीनों डायरेक्शन के अंदर सर रखकर नहीं सोना चाहिए। बट पहले बात नॉर्थ से करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को नॉर्थ में सर रखकर, जहाँ तक कोशिश कीजिए कि कभी भी हो सके तो नॉर्थ में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। जी पल्लवी जी, इस बात को समझ आया कि नॉर्थ ठीक नहीं है स्लीपिंग डायरेक्शन के लिए। फिर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, और हमने खुद भी स्वयं इस बात को देखा है, जब हमने फिज़िकली हम घरों में गए हैं, लोगों के हमने वास्तु के अनुसार आपने गाइड किया है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि 4 दीवारों में से 2 दीवारों पे तो बहुत सारी विंडोज़ हैं, या एक दीवार पे पैटियो आ गया, एक दीवार पे विंडोज़ आ गई, अब बची 2 दीवारें। अब उनमें से एक दीवार ऐसी है जो नॉर्थ की ही है। मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, ख़ासतौर पे पेंट हाउस में, हाई राइज बिल्डिंग्स में। वहाँ पर व्यक्ति क्या कर सकता है? और मान लीजिए अगर वो ईस्ट की दिशा हो जहाँ विंडोज़ हैं, क्योंकि अक्सर लोग क्योंकि चाहते हैं कि सनलाइट आए ईस्ट से, तो विंडोज़ होती हैं। अब अगर हेड बोर्ड वो वहाँ रखते हैं तो विंडोज़ ब्लॉक होती हैं, तो क्या गाइड करेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ओरिएंटेशन लेआउट के हिसाब से कई बार हमें विंडो में व्यू आता है, या कई बार हमारी इच्छा होती है कि भैया वास्तु में ये भी कहते हैं कि सोने वाले के सर के पीछे खिड़कियाँ यानी कि विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। बताइए जी। तो ये बात को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल एसी सेंट्रल हीट सिस्टम नहीं होती है। वहाँ पे हमारी एक लाइफस्टाइल है कि हम अच्छे एयर सर्कुलेशन के लिए बार बार अपने बेडरूम की विंडोज़ वगैरह जो हैं उसको खोल देते हैं, जबकि यूएस के अंदर ये सिलसिला नहीं होता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी बेडरूम्स होते हैं, चाहे गेस्ट रूम पकड़ लो, बच्चों का कमरा पकड़ लो, वहाँ पे विंडोज़ ओपन नहीं होती है। अगर आपके घर में या कहीं पे भी रेंटल प्रॉपर्टी या खुद की प्रॉपर्टी में विंडोज़ ओपन ना होती और सील विंडो हो, तो अब आप विंडो के अगेंस्ट सर रखकर सो सकते हो। लेकिन अगर विंडो ओपन होती हो तो वहाँ पे आप सर रखकर नहीं सो सकते हो। तो ओरिएंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आपका सवाल था कि अगर किसी के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, अगर वो सिर्फ नॉर्थ में सर रखकर सोए, इस तरह की व्यवस्था हो, तो मैं आपको यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि किसी भी रूम को बनाने के लिए ऐसा लेआउट नहीं हो सकता कि उनके पास सिर्फ एक वॉल हो। 2 वॉल हमेशा मिलती है। बिल्कुल। अगर मान लो आपका बेडरूम विथ अटैच बाथरूम हो, तो एक आप बाथरूम में जाने के लिए आपके पास ऑप्शन होगा, या फिर आपके पास वहाँ पे कोई भी क्लोजेट वगैरह होंगे, तो कोई क्लोजेट वगैरह की व्यवस्था हो तो उसके भी अगेंस्ट आप वॉल रह सकते हो। सर सलामत तो पगड़िया बहुत है। सोने की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फर्नीचर के बाकी सब कमरों के लेआउट से। तो अगर आपके पास नॉर्थ के अलावा कोई ऑप्शन ना हो तो आप सेंटर बेड का यूज़ कर सकते हो। जब हम बीच में सोते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन बन जाते हैं कि हम उसको सही तरीके से बेड को घुमा सकते हैं। और वहाँ पे आपके लिए सिर्फ वास्तु प्रिंसिपल को अप्लाई करने की एक रूल्स ये आएगा कि आपका हेडबोर्ड जो है वो थोड़ा बड़ा और सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार अगर नॉर्थ में सर रखकर सोना नहीं चाहिए तो उसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि सोने वाले के सर के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, या विंडो हो सकती है अगर वो उसको ओपन ना करे तो। अगर आप बीच में सोते हो, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है अपने बेडरूम में, और अगर आप बीच में सोते हो तो आप अपने फर्नीचर से उसको प्रॉपर वास्तु कर सकते हो। आपको बीच में बेड ऐसा खरीदना है जो आपके लिए सी शेप में पड़ता हो या राउंड शेप में पड़ता हो, और वहाँ पे हेडबोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो, और वहाँ पे आप बेड की पोजीशन इस तरह से आप उसको घुमा के राइट पोजीशन के हिसाब से टूवर्ड्स ईस्ट फेसिंग, या अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सही दिशा में लगा सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय पर देखिए रखरखाव की बात अब आ चली है। कुछ फर्नीचर के बारे में पल्लवी जी ने हमें गाइड किया। क्या कुछ और हमारे कमरे की ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं? हो सकता है कि कलर्स हों, हो सकता है फर्नीचर हो सकता है कर्टन्स हो, कुछ ऐसे डेकोर संबंधित चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी मददगार हो सकती हैं हमारी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस को बेहतर करने में, रिकवर करने में, हील करने में। ये उनसे समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। मैं विकास नांगिया। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं स्लीपिंग डायरेक्शन, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन एंड वास्तु विषय पर। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले उनसे जान लेते हैं
टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज के लिए वास्तव में मैं वही बताना चाहूँगी जो हमारा सब्जेक्ट आज के टॉपिक का है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए सबसे सही दिशा और किन लोगों को किस डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर हमारी जो व्यवस्था है उसमें आम तौर पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों को दिखाई देता है। उसका रीज़न कुछ भी हो, हेरिडिटी की वजह से हो, आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो, लेकिन वास्तु के हिसाब से आप किसी भी एज के साथ बिलोंग करते हो, खास करके 50+ के लोगों के लिए अगर कोई भी तरह के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर में वेस्ट टू ईस्ट यानी वेस्ट दिशा में सर हो और ईस्ट दिशा में पैर हो, उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर आप 50+ हो तो इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, अगर इस तरह की स्लीपिंग पोजीशन को कंटिन्यू करने से आपके हेल्थ प्रॉब्लम से उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस वास्तु के नियम के अनुसार बहुत ज़्यादा है। तो वेस्ट फेसिंग हेल्थ पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। और कौन कौन सी दिशाएं हैं पल्लवी जी जिन पर हमें खास ध्यान देना चाहिए? आम तौर पे अगर हम कार्डिनल दिशा के बारे में बात करते हैं और आपकी एज, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, आप अपने घर के ब्रेड विनर हो, आपके लिए कोई और अधिक हेल्थ समस्या नहीं हो, बेसिक सीजनेबल कभी कभी कुछ हो जाता, वो अलग बात है। तो इस तरह के एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान अच्छा सजेशन दिया है साउथ टू नॉर्थ फेसिंग सोने का। लेकिन वहाँ पे साउथ में वो लोग नहीं सो सकते हैं जिनको किसी भी वजह से बार बार अपनी फैमिली और हेरिडिटी से रिलेटेड हेल्थ इशू हो, जैसे कि हम कई बार अलग अलग तरह के ENT प्रॉब्लम के साथ जूझते हैं, थायराइड वगैरह प्रॉब्लम्स आमतौर पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो अगर किसी भी वजह से आपको ENT से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या हो तो ऐसे लोगों को साउथ टू नॉर्थ बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। उसके अलावा तमाम एज ग्रुप के लोग जो कि बिज़नेस में एक्टिव है, अपनी जॉब करते हैं, अपने घर के ब्रेड विनर है और अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा अपने घर के लिए आप ये कह सकते हो कि आप हमेशा आपके अपने घर के मेन पर्सन हो, तो ऐसे लोगों को साउथ टू नॉर्थ सोना ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो सिंगल मदर हो या पति पत्नी हो जो उस घर को घर के ब्रेड विनर माने जाते हो। पल्लवी जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज के एपिसोड से। और देखिए, जिसकी स्वास्थ्य संबंधित परिस्थिति होती है ना, उसको कोई भी ऐसा सुझाव जो सरल हो करने में, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, लेकिन एकदम से सिंपल बेड पोजीशन बदलनी है और उससे आपके अगर रहन सहन में, आपके मानसिक परिस्थिति में कोई सुधार हो सकता है तो सोने पे सुहागा है जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।